नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 जून 2021 की जो न्यूज़ हमारी बच रही थी, न्यूज़ वाला पार्ट। क्योंकि 28 जून 2021 इसका मतलब मंडे को मैं बाहर था, तो ऐसे में आज वैसे डेट तो 29 ऑफ जून है, पर कल का जो करंट अफेयर वाला जो पोर्शन था हमारा न्यूज़ वाला, वो हम अभी कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सी हैं, वो जानेंगे। देखो, ये चीज़ तो हम अच्छे से जान ही चुके हैं कि कल एक तरीके का नया टेरर शुरू हो चुका है, जिसमें जम्मू में इंडियन एयरफोर्स के बेस पे 2 ड्रोन्स आते हैं और उनके द्वारा एक्सप्लोजिव मटेरियल वहाँ पे ड्रॉप कर दिया जाता है, जिसके चलते वहाँ ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में 2 इंडियन एयरफोर्स पर्सनल्स को इंजरी होती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एडिटोरियल में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया आज 29 का जो डिस्कशन था उसमें। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये कि ये लोकेशन कहाँ पर है वो हम देख लेंगे और बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जान लेंगे। दूसरा, इधर ये रिपोर्ट बताई जा रही है कि इंडिया मेन फोकस अभी कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, अगर साइबर पावर की बात की जाए तो उसमें, और चाइना पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इंडिया को कैटेगराइज किया गया है टियर 3 कैटेगरी में। तो जानेंगे रिपोर्ट क्या है, क्या डिटेल बताई जा रही है। तो ये 2 एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे फ्रंट पेज पे। इसके अलावा पेज नंबर 2 पर एक न्यूज़ है जो कि इंडिया जापान फ्रेंडशिप से रिलेटेड है, जानेंगे क्या है इसके आगे। एक्सप्लेन पेज पे 2 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि क्या फूड और महंगा होने वाला है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करेंगे, और एक ये DMCA ये क्या है और इसके बेसिस पे कैसे ऑनलाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है USA के इस कानून के तहत, जानेंगे मुद्दा भी डिटेल में। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ देखेंगे कि ईरान ने मना कर दिया कि हम IAEA के साथ में हमारी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनकी इंटरनल या इनसाइड की जो इमेजेस हैं वो हम शेयर नहीं करेंगे, ये चीज़ बताई है। थोड़ा सा कंटेक्स्ट जानेंगे और डिटेल में बताऊंगा कुछ चीज़ें और। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को लेकर के ये आर्टिकल है कि किस तरीके से नेटिव अमेरिकन्स परेशान हो रहे हैं, जानेंगे। इसके अलावा इकोनॉमी पेज पे ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जिसको हमें डिटेल में देखना हो, समरी एक बार ले ही लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पूरी डिटेल में जो भी 4-5 न्यूज़ है इंपॉर्टेंट हमारे पास में उनको। तो जम्मू में आप देखोगे, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन यहाँ पर है और यहाँ पर है सियालकोट। इस वाले रीजन में कल, मतलब अब संडे की नाइट की बात है, 2 ड्रोन्स आते हैं जिनके पास में 2-2 किलोग्राम इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस IED, ठीक है, जो कि एक्सप्लोजिव डिवाइस है, वो वहाँ पर ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉप के चलते वहाँ पर ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट में 2 इंडियन एयरफोर्स के जो पर्सनल्स हैं उनको इंजरी हो जाती है। तो ऐसे में अब इन्वेस्टिगेशन तो देखो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये साथ में मिलकर की पूरी डिटेल चेक कर रहे हैं। इसके पहले देखो, नवंबर की बात है, पिछले महीने की बात है, नवंबर में तो देखो पंजाब ने भी बोला था। बाकी ड्रोन्स का डर तो पहले भी एक बार नोटिस किया जा चुका है जम्मू में, इंडियन एयरफोर्स बेस पे ही, जहाँ पर ड्रोन्स जो हैं वो ये IED को कैरी करते हुए वहाँ पर नोटिस किए गए थे। ठीक है, अभी का जो पॉलिटिकल मैप है वो आपको पता ही है कि ये वाला रीजन तो है जम्मू एंड कश्मीर और ये बाहर वाला है लद्दाख। ठीक है, बाकी BSF ने भी पहले डिटेक्ट किया हुआ है, पंजाब पुलिस ने भी आइडेंटिफाई किया हुआ है। अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी नवंबर 2020 में एक सिग्नल दिया था कि भाई प्रॉब्लम है, ये ड्रोन्स बहुत सारे आ रहे हैं और वेपन ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो रहा है इनका यूज़ करके। बाकी ये मुद्दा हमने पूरा डिटेल में एडिटोरियल में डिस्कस किया आज का। आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखो उसको, शुरुआत में ही पूरी अच्छे से डिस्कशन है। शुरुआत के 2 आर्टिकल्स जो हैं 29 तारीख का एडिटोरियल डिस्कशन, उसमें वही आर्टिकल्स हैं इसी से रिलेटेड पूरा डिटेल में। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज से ही कि इंडिया का फोकस मेनली पाकिस्तान पे है बजाय कि चाइना के, और इंडिया टियर 3 कैटेगरी में डाला हुआ है। साइबर पावर की अगर बात करें, ये रिपोर्ट आई है अभी लेटेस्ट जो कि रिलीज़ की गई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। इसमें देखो, टियर 1 कैटेगरी में जो कंट्रीज़ हैं वो है यूनाइटेड स्टेट, अकेला यूनाइटेड स्टेट टियर 1 कैटेगरी में। टियर 2 कैटेगरी में आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इजराइल, रशिया है। और टियर 3 कैटेगरी की बात करो तो इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, मलेशिया, नॉर्थ कोरिया एंड वियतनाम। तो इंडिया टियर 3 कैटेगरी में है। ओके, और ये रिलीज़ क्या किया गया है ये आपको पता पड़ ही गया। इसमें मेन चीज़ क्या रही है कि आप कितना रेडी हो, साइबर कैपेबिलिटीज़ आपके पास में कितनी अवेलेबल है, जिसके चलते आप अपने दुश्मनों को
कॉम्बैट कर सको उनके अटैक्स को, और अगर आपको ऑफेंसिव स्टांस भी लेना पड़े कि हाँ आपको अटैक करना पड़े मजबूरन, या फिर आप चाहते हो कि किस तरीके से दूसरे कंट्रीज़ को जो हमारे दुश्मन कंट्रीज़ हैं उनको टैकल करें, तो उसके लिए आप कितने रेडी हो, उस हिसाब से ये पूरी कैटेगराइजेशन है। तो ऐसे में टीयर 1 कैटेगरी दैट मीन्स कि बहुत ही अच्छी सिचुएशन में तो केवल यूएसए है, बाकी दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी की हमने बात की इंडिया के साथ में, यहाँ पर आप जापान को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये ध्यान रखें, जापान जो कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड की टॉप 7 इकोनॉमीज में से एक है, राइट। तो ऐसे में जापान का भी इतना पीछे होना या इंडिया के साथ में होना, तो ये भी एक सिग्नल है कि हाँ उनको भी बहुत ज़्यादा आगे एडवांसमेंट लाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये एक क्वालिटेटिव असेसमेंट किया गया आईआईएस के द्वारा, जिसमें 7 कैटेगरीज के ऊपर फोकस किया गया है मेन। तो अब अगर 7 कैटेगरीज की बात करें तो इसमें देखो कैटेगरीज ये हैं। नंबर 1 ये है स्ट्रेटजी एंड डॉक्ट्रिन, नंबर 2 है गवर्नेंस कमांड एंड कंट्रोल, नंबर 3 है कोर साइबर इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी, नंबर 4 है साइबर एम्पावरमेंट एंड डिपेंडेंस, नंबर 5 साइबर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस, फिर बाद में है ग्लोबल लीडरशिप इन साइबर स्पेस अफेयर्स, एंड लास्ट वन इज ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटी। मतलब हर तरीके से आप इंटरनेट बेसिस पे कितने स्ट्रॉन्ग हो, और यूएसए इकलौता ऐसा कंट्री है जो कि टीयर 1 कैटेगरी में डाला हुआ है। तो हमें ज़रूरत क्या है, यहाँ पर हम कैसे अपने आप को एडवांसमेंट की तरफ ले जा सकते हैं, एटलीस्ट टीयर 3 से टीयर 2 कैटेगरी में कैसे एंटर हो सकते हैं। तो उसके लिए सजेशन भी है कि इंडिया में देखो स्टार्टअप्स बहुत हैं, उन स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को आप प्रोमोट करो जो कि टेक्नोलॉजी बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो उससे क्या हो सकता है कि हम साइबर सिक्योरिटी की स्ट्रेटेजी को और अच्छे से फाइनलाइज करके इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो साइबर गवर्नेंस जो है वो अभी तक देखो बहुत स्लो है। साइबर गवर्नेंस का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ पर लॉज की बात करें, 2019 का अभी जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, बिल है, वो भी होल्ड पे बचा हुआ है। क्रिप्टो करेंसी की बात करो तो वहाँ पर भी अभी तक भी होल्ड पे है, कोई फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर कानून अच्छे से नहीं है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर सजेशन दिए जा रहे हैं, तो वो काम किया जा सकता है। तो ऐसे में डिजिटल स्टार्टअप इकोसिस्टम को हमें कंड्यूसिव बनाने की ज़रूरत है, तब जाकर के हम हमारे पोटेंशियल को गेन कर पाते हैं। टीयर 3 कैटेगरी में डालने का मतलब ये है कि इंडिया की करंट सिचुएशन तो देखो वीक है, साइबर सिक्योरिटी या साइबर स्पेस की बात करें, पर साइबर पावर में खुद को एडवांसमेंट में लेके जाना है तो इंडिया में पोटेंशियल अच्छा खासा है। क्योंकि यहाँ पर एक तो टेक्नोलॉजी को लेकर के टैलेंट की बात करो, और दूसरा यहाँ पर जो स्कोप है वो बहुत है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि डिजिटल स्टार्टअप इकोसिस्टम को हमें एम्पावर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इंडिया को देखो 3rd कैटेगरी में डाला है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथ या पोटेंशियल स्ट्रेंथ की बात करें तो वो ठीक है इंडिया की, तो ऐसे में हमें एम्पावर करने की ज़रूरत है। और सिग्निफिकेंट वीकनेसेस भी है, मतलब स्ट्रेंथ तो है बट सिग्निफिकेंट वीकनेसेस, कमजोरियां भी बहुत हैं, और इसी कैटेगरी में देखो दूसरे और कंट्रीज़ को भी रखा गया है। 2nd ईयर की बात हम कर चुके हैं, 1st ईयर की बात हम पहले ही कर गए, यूएसए अकेला है, चाइना 2nd ईयर में, ये ध्यान रखें आप। तो इस रिपोर्ट के बेसिस पे देखो, एक तो मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन की बात करें लद्दाख में जो जून के टाइम पे 2021 में हुआ था, उसके बाद में चाइना लगातार इंडियन नेटवर्क्स पे अटैक कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारी साइबर सिक्योरिटी को और ज़्यादा एनहेंस करें। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में एक तो ये डिमांड आ जाती है। इसके अलावा जियो स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी की बात करें, एक तरफ पाकिस्तान दूसरी तरफ चाइना की बात करो, तीसरा हम इंटरनली टेररिज्म और इनके साथ में फाइट करते रहते हैं, और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की बात करो जहां पर चाइना यूएस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, अब इंडिया के रिलेशन यूएसए के साथ में है, इंडिया के रिलेशन इजराइल के साथ में है, तो ऐसे में उनके जो राइवलरी कंट्रीज हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इंडिया की जो प्रोग्रेस है दैट इज़ मॉडेस्ट, इसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद में बोला जाता है आईआईएसएस प्रोग्राम ऑन साइबर के जो लीडर हैं ग्रेग ऑस्टिन, उन्होंने बोला कि देखो स्पेस की बात करें और या फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें, दोनों चीज़ों में साइबर इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तरीके से आपको रेडी होना पड़ेगा, और ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटीज़ में आप अगर अपनी कमांड लेकर के आते हो तो अपनी पकड़ अच्छे से बना पाओगे। हमारी जो मेन अभी फोकस है इंडिया की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो बोलो वो रीजनल है, आप पाकिस्तान पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, दैट मीन साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट पर आप ज़्यादा फोकस करते हो। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा, आगे देखेंगे हम, 5 आईज। ठीक है, 5 आईज 5 कंट्रीज जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज और इंटेलिजेंस के पॉइंट पे वो साथ में है, और वो 5 कंट्रीज हैं यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड।
तो इनमें से यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तो देखो इस कैटेगराइजेशन में एनलिस्टेड है। न्यूजीलैंड का यहाँ पर डेटा अभी तक दिया नहीं है इस रिपोर्ट में। तो ऐसे परिस्थितियों में इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का कोलैबोरेशन या इंडिया किस पे डिपेंडेंट है, खुद की ना होने की बजाय कैपेबिलिटीज अच्छी, हम डिपेंड करते हैं यूएस और यूके जो कि हमारे अलाइज कंट्रीज हैं अभी की सिचुएशन की बात की जाए तो, क्योंकि चाइना इंटरनेशनली इमर्ज हो रहा है, तो ऐसे में यूएस यूके चैलेंज की तरह देख रहे हैं और इन वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक आशा की किरण वो है इंडिया। तो ऐसे में इनके बीच में कन्वर्जेंस आ रही है। तो इंटरनेशनल पार्टनर्स जिसमें यूएस, यूके और फ्रांस के साथ में हम हमारे इंटरनेशनल एक्शंस के बेसिस पे हम साइबर सिक्योरिटी इंश्योर कर पा रहे हैं। ठीक है, इंडिया की प्रोग्रेस है वो स्लो एंड इंक्रीमेंटल है, इस पे और अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। पिछले 2 सालों की बात करें या आप 2018 से 2019 की बात करें, तब जाकर के हमारे यहाँ पर सिविल और मिलिट्री स्पेस में, मिलिट्री डोमेन और सिविल डोमेन में साइबर सिक्योरिटी के ऊपर अब अथॉरिटीज स्टैब्लिश की जा रही है कि हाँ जी अब हमें काम करना है। तो ये चीज़ थोड़ी सी क्या करती है, सिग्नल देती है कि हमें और अलर्ट होने की ज़रूरत है। इसके अलावा देखें तो ये जो नई एजेंसीज स्टैब्लिश की गई है ना, साइबर इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये सारी की सारी वर्क करती है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलके। ओके, इंडिया का ये मैं बता ही चुका हूँ, रीजनल साइबर इंटेलिजेंस तो अच्छा है, पर ग्लोबल की बात करें तो वहाँ पर हम थोड़े वीक पड़ते हैं और उस केस में हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में हमारी एक आप कह सकते हो डिपेंडेंसी वहाँ पर इंश्योर हो रही है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, उसको एम्पावर करने की ज़रूरत है, स्टार्टअप्स को एनकरेज करने की ज़रूरत है। इंडिया थर्ड टीयर में अगर डाला गया है ना, तो ऐसे में यह है कि सेकंड टीयर में जाने के लिए इंडिया के पास में अच्छा खासा स्कोप है, बस डिजिटल जो इंडस्ट्रियल पोटेंशियल है उसको हार्नेस करने की ज़रूरत है, इंप्रूव करने की ज़रूरत है हमारी साइबर सिक्योरिटी को। तो ये चीज़ें बताई जा रही है, वो 5 आईज के बारे में ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया जापान फ्रेंडशिप, इसके बारे में कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है अगर करंट ग्लोबल सिनेरियो को देखा जाए, और उसमें भी कोविड जैसी बीमारी को टैकल करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जापान और इंडिया की कोलैबोरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अहमदाबाद में अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है, वहाँ पर एक जापानीज़ जैन गार्डन लॉन्च किया गया है, काइजन एकेडमी। ठीक है, ये नाम है पूरा, जैन गार्डन काइजन एकेडमी एट अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का कोलैबोरेशन है। उन इंस्टीट्यूशन में नाम देखो, यहाँ पर एक तो हो गया जापानीज़ इंफॉर्मेशन एंड स्टडी सेंटर, जो कि यहाँ पर अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में लोकेटेड है। नंबर 2 इसमें जो इंडो जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन है उसका भी कोलैबोरेशन है, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। इसी तरीके से ह्योगो इंटरनेशनल एसोसिएशन, इसका भी कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने मिलकर के फिर बाद में इसको पूरा बनाया है, जो कि जापानीज़ कल्चर को हमारे यहाँ पर स्टैब्लिश करता है। ये देखिए इस तरीके का एक गार्डन टाइप बनाया है, छोटा सा बंगलो टाइप दिख रहा होगा आपको, राइट। इसके अलावा देखो शिंजो अबे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान है, उनके साथ में तो देखो रिलेशनशिप इंडिया की अलग ही लेवल की थी। अब जो लेटेस्ट अगर करंट प्राइम मिनिस्टर की बात करें, योशिहिदा सुगा, उनके साथ में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रिलेशनशिप अच्छे हैं, और टारगेट ये है कि क्लियर साइटेड पर्सन है ये भी जापान के करंट प्राइम मिनिस्टर। तो कोविड पैंडेमिक को लेकर के दूसरे और भी ग्लोबल सिनेरियोज की बात करें तो दोनों में कोऑपरेशन अच्छा है। स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए इंडिया और जापान दोनों काम करने के लिए रेडी हैं और करेंगे भी। तो ये चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है। तो ये हो सकता है क्वेश्चन कि जैन गार्डन काइजन एकेडमी, ये रिसेंटली न्यूज़ में था, कहाँ ओपन किया गया है, तो ये ओपन हुआ है अहमदाबाद में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि क्या खाना महंगा हो जाएगा। ट्रेंड देखो सबसे पहले आप, ये रेड वाली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये देखो ग्लोबल ट्रेंड है। ग्लोबली इन्फ्लेशन 39.68%, बहुत ही ज़्यादा। डोमेस्टिक अगर देखो तो हमारे यहाँ पर चल रही है 5% से प्लस, थोड़ा सा फूड इन्फ्लेशन की बात की जाए तो। पॉइंट यहाँ पर क्या है कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल प्राइस देखें तो वो भी $75 पर बैरल चल रहा है, या फिर आप जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसके द्वारा फूड प्राइस इंडेक्स जो रिलीज किया जाता है वो भी 127.1 पॉइंट्स पे चल रहा है, जो कि सितंबर 2011 के बाद में हाईएस्ट लेवल पे है। तो क्या ग्लोबल मार्केट में इतना ज़्यादा प्राइसेस का राइज होना, उसका असर हमारे यहाँ पर दिखेगा? तो इसका देखो, एक तो ये पॉइंट है कि ग्लोबली इन्फ्लेशन तो 39.7% मैप में देखा, जबकि डोमेस्टिकली हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट मई में कितनी थी? 5%। तो ऐसे में ज़्यादा डरने की ज़रूरत
नहीं है। ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात करें तो हम किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है जो कि हम इंपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट करने में देखो, एक तो क्रूड ऑयल आता है, एक हम इंपोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल्स, ठीक है, और तीसरा हम पल्सेस को इंपोर्ट करते हैं। और बाकी बचे हुए जितने भी सेगमेंट्स हैं उसमें इंडिया मोर और लेस सेल्फ सफिशिएंट है, कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। तो ऐसे में क्रूड ऑयल का तो आपको पता ही है, पेट्रोल डीजल के क्या भाव चल रहे हैं। पेट्रोल राजस्थान में 110 रुपये पर लीटर हो गया है। डीजल की बात करो 97-98 रुपीज़ पर लीटर चल रहा है। एडिबल ऑयल्स की बात करो, मस्टर्ड ऑयल की इनकी बात करो, यहाँ पे देखो मैं इधर लेके आता हूँ, ये देखिए आप, मस्टर्ड ऑयल क्या भाव चल रहा है, 170 रुपये लीटर। सिमिलरली आप ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल 180 रुपये किलो मिल रहा है। मूंग दाल देखो 103 रुपये, 103 किलो हो गया। जबकि राइस, व्हीट और ये देखो ये अंडर कंट्रोल है। मिल्क आपको थोड़ा सा मोर और लेस स्टेबल दिखाई दे रहा है, राइट। तो पॉइंट यहां पर क्या आ जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस राइज हो रही हैं उसका असर सीधा इंडिया में नहीं है। वजह, क्योंकि हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी हमारी बहुत हद तक कम कर चुके हैं, थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन बाय द वे, ठीक है। फिर बात आ जाती है डाइवर्जेंस। क्यों? डाइवर्जेंस के पीछे एक वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो भी सप्लाई इंश्योर करने वाले कंट्रीज हैं वहां पर वेदर इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स, जैसे कि ब्राजील, अर्जेंटीना, यूक्रेन, थाईलैंड और यूएसए में पानी की कमी, बारिश कम हुई वहां पे, तो क्या हो गया, मार्केट में सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कम हो तो आपको पता ही है महंगाई बढ़ेगी। दूसरी वजह, चाइना कोरोना वायरस की सेकंड आउटब्रेक से या फिर दोबारा कोई प्रॉब्लम ना हो उससे बचने के लिए स्टॉक पाइलिंग कर रहा है लगातार अपने फूड ग्रेन्स या फिर जो भी खाने की डिमांड है अपने कंट्री की, उसको पूरा करने के लिए अपने खजाने, खादान वो भर रहा है लगातार, ठीक है। जो भी सिलोज हैं, जैसे हमारे यहाँ एफसीआई मेंटेन करता है उस तरीके से। तो ऐसे में क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में तो देखो बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। जबकि दूसरी तरफ इंडिया की बात करो, देखो जी 2019-20 में भगवान की दया से मानसून अच्छा रहा। और एग्रीकल्चर पावर हाउसेस की बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया बात करें, कनाडा की बात करें, तो उनके साथ साथ में इंडिया भी एक अच्छा परफॉर्मर रहा एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 2 सालों में, जब से कोविड का जो समस्या रही है। तो ऐसे में इन्फ्लेशन की इतनी ज़्यादा हमारी चिंता नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि सितंबर के टाइम पे इन्फ्लेशन हमारे भी बहुत हाई पहुंच गई थी, फिर वो डाउन होते होते अभी थोड़ा सा हुआ। पर अब रिटेल अभी क्या चल रहा है, 6.3% देखी थी हमने, कल परसों की बात है, कल परसों या 10 दिन के पहले की बात है, जब आरबीआई के द्वारा डेटा रिलीज हुआ था पूरा, ठीक है, जिसमें बता पड़ा था कि होलसेल तो प्राइस इंडेक्स चल रहा है 12.6394% के आसपास में, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चल रहा है 6.3। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक आउटपुट है ना वो ठीक है, तो ऐसे में हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ रहा। पर देखो बात आ जाती है एडिबल ऑयल्स की और पल्सेस की। क्रूड ऑयल का तो यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे हैं हम। क्रूड ऑयल का तो इतना सही है कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मान लो गाँव में दूध निकाला गया और उसको ले जाया गया सिटी में, किस में डाल के लेके जाओगे आप, किसी ट्रक में या किसी लॉरी में, तो डीजल ही तो खपेगा, तो उसका असर पूरा किस पे आएगा, कंज्यूमर पे। तो महंगाई बढ़ने का स्कोप एक तो देखो क्रूड ऑयल की महंगाई की वजह से हो रहा है, क्योंकि 2018 से लेके अब तक है, अब क्या कर दिया सरकार ने कि इंटरनेशनल मार्केट में जो भी प्राइस फ्लक्चुएशन आएगा वो सीधा का सीधा जो हमारे यहाँ डोमेस्टिकली पेट्रोल डीजल ये बिकता है उसके ऊपर असर दिखाई देगा। पहले तो क्या होता था, गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी, अब फ्री छोड़ दिया कि हाँ इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस के अकॉर्डिंग वेरी करता रहे, समझ गए। तो ऐसे में देखो फूड की बात करें तो एडिबल ऑयल्स में हमारे यहाँ पर इंपोर्ट तो होता है 13 से 15 मिलियन टन्स, ठीक है, और प्रोड्यूस होता है 7.5 से 8.5 मिलियन टन्स। तो ऐसे में एडिबल ऑयल की महंगाई बढ़ना, एक तो ये हमारे लिए चिंता की बात है। दूसरी, डोमेस्टिक आउटपुट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पल्सेज में भी हमारा प्रोडक्शन अच्छा खासा है, तो इंपोर्ट थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन कर लिया है। इवन पल्सेज का जो इंपोर्ट है वो 2.5 से 3 मिलियन टन तक हम लेकर के आ चुके हैं, जो कि अच्छा खासा है। जो प्रीवियस जितना डेटा अवेलेबल था उसका आधा ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार आया भी था मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, प्रीलिम्स 2019, यस आई एम राइट। तो उसमें पूछा था कि इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किस चीज़ का करता है, समझ गए। ऑप्शन में थे एडिबल ऑयल, पल्सेज और ये, तो एडिबल ऑयल इसका आंसर है, ध्यान रखना आप, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ कैटेगरी वाइज, ऐसे तो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, वो अलग लेवल है। हम फूड की बात करें, फूड में एडिबल ऑयल हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो डोमेस्टिक मार्केट पर इंटरनेशनल मार्केट का जो असर है वो देखो इन इंपोर्ट वाले सेगमेंट पे ही ज़्यादा है। रही बात फिर सीरियल्स की, शुगर, मिल्क, स्टेपल वेजिटेबल, इनके ऊपर हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो फूड आइटम्स रिलेटिवली सस्ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें 2 मेन फैक्टर काम कर रहे हैं, एक तो मानसून का अच्छा रहना, ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि सप्लाई साइड शॉर्टेज अब नहीं है, तो ऐसे में प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा फैक्टर क्या है कि कोविड के चलते जो ट्रिगर लगे और लॉकडाउन लगा दिए गए, तो क्या हुआ, जो डिमांड थी ना लार्ज स्केल की फूड की, जैसे होटल्स, ईटरीज, होटल, ढाबा, ये सारे जो थे, कैंटीन, सब बंद पड़े हैं।
ये कम है वहाँ पर कैपेसिटी, तो ऐसे में ऑपरेशन वहाँ पे कम हो रहा है तो उधर डिमांड कम है, डिमांड कम होगी तो महंगाई ऑटोमेटिकली कम है। तो मॉनसून का अच्छा रहना और डिमांड का कम होना, ये दो वजह है इंडिया में परेशान ना होने की। फिर बात आ जाती है क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आगे जिनके चलते प्राइस के ऊपर इन्फ्लुएंस आ सकता है। तो सबसे पहला तो देखो इंटरनेशनल प्राइस की मैंने बात कर ली, तो इसमें एडिबल ऑयल और पल्सेस तो मेन है ही, उसके अलावा भी क्रूड ऑयल की प्राइस का भी पूरा असर दिखाई देता है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो पॉइंट ये बताया जा रहा है कि इसका असर रह सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है मॉनसून की प्रोग्रेस। अभी तक ये बताई जा रही है कि अच्छा मॉनसून रहने वाला है, और हमने देखा कि जो मई जून का जो टाइम है इसमें लगभग 74% सरप्लस रेनफॉल हमने रिसीव कर लिया है। तो ऐसे में ये भी हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो इससे क्या होगा, किसान खेती की भी ज़्यादा एरिया पे करेंगे, और ज़्यादा खेती होगी तो फिर उसका असर क्या होगा, सप्लाई साइड में अपने आप ही डिसरप्शन इंक्रीज होगी सप्लाई, तो क्या होगी, महंगाई अपने आप ही कम हो जाएगी। देखो कभी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है ना, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो एरिया कितना है और एक यील्ड कितनी है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, दोनों चीज़ें। तो दो चीज़ें होगी मॉनसून की बात। तीसरा डेट्रीमेंट है फ्यूल कॉस्ट, कि जो क्रूड ऑयल की प्राइसेज है वो लगातार बढ़ रही हैं, वो चिंता की बात है। जैसे कि मान लो मिल्क है या कोई भी प्रोडक्ट है, उसको गाँवों से कलेक्ट करके सेंटर सिटीज़ तक लेके जाया जाता है, तो ऐसे में उनको देखो डीजल से ही चलाया जाता है, तो वो महंगाई का एक असर बन सकता है। ये चीज़ें बता दी। फिर इसके बाद में आ जाता है चौथा फैक्टर, दैट इज़ गवर्नमेंट किस तरीके से आगे पॉलिसीज़ क्रिएट करती है। अभी तक तो देखो अगर पिछले टेन्योर की बात करें करंट एनडीए गवर्नमेंट की 2014 से 2019 के बीच, तो उन्होंने देखो इन्फ्लेशन 3.3% तक ही टैकल करके रखी थी, जो कि कमेंडेबल है। उसके बाद में 2019 से लेकर के जब दोबारा ये टेन्योर शुरू हुआ है मोदी गवर्नमेंट का 2021 तक, यहाँ पर क्या है, फार्मर्स के द्वारा लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो फार्म लॉज लाए गए थे 3 उनके अगेंस्ट में। तो फार्मर्स को खुश कैसे किया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस राइज करके कि हाँ जी 1 क्विंटल का पहले 2000 रुपये मिलता था गेहूँ का, अब 2500 रुपये लो आप। तो ऐसी परिस्थिति, एग्जाम्पल दिया है मैंने ना, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो गया कि वो फिर बाद में लोड किस पे जा रहा है, कंज्यूमर पे, क्योंकि सरकार के पास में भी खजाने खाली पड़े हैं। तो ये सिचुएशन है सारी की सारी। ओके, तो ये है महंगाई बढ़ने का स्कोप है, पर डरने की इतनी ज़्यादा चिंता है नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि भाई डीएमसीए नोटिस का मतलब है क्या। अभी रिसेंटली जो रविशंकर प्रसाद हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, उनका अकाउंट ट्विटर ने 1 घंटे के लिए अनलॉक नहीं किया, मतलब एक तरीके से उनको लॉग आउट करवा दिया और फिर बाद में 1 घंटे के बाद में रीस्टोर किया। तो इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर के कुछ मुद्दा है, वो जानते हैं। तो मुद्दा तो खैर कंटेक्स्ट तो आपको समझ में आ गया। और ट्विटर से जब पूछा गया कि भाई आपने क्यों सस्पेंड किया यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लॉ एंड जस्टिस रविशंकर प्रसाद जी का अकाउंट, तो उन्होंने बोला कि डीएमसीए के जो नॉर्म्स हैं उनको वायलेट कर दिया इन्होंने। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट है, ये यूएसए का एक्ट है, ठीक है, जो कि आप देखोगे 1996 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो मेंबर नेशंस ने एग्रीमेंट साइन किया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के, उसी के तहत ये काम करता है। अब देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब, इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिमानिता, ठीक है, बुद्धिमता, आपने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, कोई चीज़ क्रिएट की, समझ गए। तो ऐसे में आपका अधिकार उस पर सबसे ज़्यादा होगा, बजाय उसके कि कोई दूसरा आपकी ही कुछ चीज़ों को कॉपी कर ले और बना ले और फिर वो ज़्यादा पैसे कमाने लग जाए, और उसकी लाइवलीहुड तो अच्छी खासी अर्न हो रही है और आप पीछे रह गए। तो ऐसे में आपको धोखा होगा कि नहीं। तो वो जो खुद का कंटेंट क्रिएट करना है, समझ गए, तो उस चीज़ को प्रोटेक्शन देना, नहीं तो फिर बाद में लोग इनोवेशन ही नहीं लाएंगे, सोचेंगे ही नहीं, फिर तो कॉपी पेस्ट पे ही काम चलता रहेगा, जो कि आजकल नॉर्मल ट्रेंड में है कि हाँ जी उठाया उधर से कंटेंट इधर बेच दिया, समझ गए। तो ऐसे में इनको रेगुलेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूएसए में ये डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट्स एक्ट अवेलेबल है, उसी के तहत यहाँ पर रविशंकर प्रसाद जी का जो अकाउंट था उसको सस्पेंड किया ट्विटर ने। इन्होंने क्या किया था कि बताता हूँ मैं आपको, पिछले साल का था इनका ट्वीट, जिसमें बांग्लादेश को लिबरेट कराने के लिए हमारे जो सोल्जर्स ने शहादत दी थी उसको सेलिब्रेट करना, उनको प्रेज करना, उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए एक गाना शेयर कर दिया था, गाने का वीडियो, और उस गाने के वीडियो की जो कॉपीराइट्स हैं वो थे सोनी के पास में, सोनी जो कंपनी है। तो ऐसे में फिर बताया ट्विटर ने कि आपने वो गाना जो यूज़ किया वो बिना किसी अप्रूवल के लिया, तो ऐसे में आपका अकाउंट सस्पेंड करना पड़ा। तो मुद्दा आपको समझ में आ गया। आप देखते हैं, देखो डीएमसीए क्या है और कैसे ये वीपो के साथ कनेक्टेड है, और वीपो क्या है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। डीएमसीए 1998 का एक कानून है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में पारित हो गया था। ये पहला ऐसा कानून था जिसने कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑन इंटरनेट को रिकॉग्नाइज किया था कि हाँ इंटरनेट के ऊपर भी कॉपीराइट्स को हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो इसमें एक कानून जो था यूएसए में लाया गया था, इसमें देखो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के बिल क्लिंटन।
तो इन्होंने ये ध्यान रखा था कि देखो इंटरनेट है, इसका कॉमर्शियल यूज होना शुरू हो गया, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वीपो जो है उसके दो ट्रीटीज हैं, एक तो कॉपीराइट ट्रीटी है, यहां पे मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, एक तो कॉपीराइट ट्रीटी है और दूसरी है वीपो की परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी। इन दोनों ट्रीटीज को साइन किया हुआ था और ऐसे में फिर दिसंबर वीपो के साथ में ये एग्रीमेंट हुआ। अब मेंबर नेशन है 193, जिसमें इंडिया भी एक है जो कि वीपो के एग्रीमेंट ट्रीटीज के सिग्नेटरीज हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में इंडिया के ऊपर भी ऑब्लिगेशन आ जाता है कि हाँ जी, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये चीज़ क्लियर है। अब ये दोनों ट्रीटी क्या रिक्वायर करती हैं, क्या डिमांड करती हैं कि जो भी नेशन है जो इन ट्रीटीज़ के सिग्नेटरीज हैं वो रिस्पेक्ट करेंगे ज्यूरिसडिक्शन को, प्रोटेक्ट करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, जिससे कि एक सिटीजन चाहे वो कोई से भी कंट्री का हो, हाँ बशर्ते कि वो 193 कंट्रीज मेंबर्स में से कोई एक हो, है ना, तो वहां का सिटीजन अगर कोई भी काम करे और उसने अपने दिमाग से कुछ क्रिएट किया है तो उसका वो राइट प्रोटेक्ट होना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे मेंबर स्टेट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है। ओके, फिर बात आ जाती है कि वीपो है क्या और ये कैसे इंश्योर करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इंटरनेट के ऊपर। देखो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये सेल्फ फंडिंग एजेंसी है जो कि अपने आप को ग्लोबल फोरम की तरह कंसिडर करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए और उनके लिए इंफॉर्मेशन एंड कॉपरेशन को रेज करने के लिए। इसमें इसका फंक्शन जो दिया हुआ है वो क्या है, टू फैसिलिटेट द एफिशिएंट प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि कैसे भी करके सोच समझ करके एफिशिएंट मैनर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब आपकी जो बुद्धिमानी लगाई है ना आपने कुछ भी नया क्रिएट करने में, उसका प्रोटेक्शन करना, चाहे आप विश्व में कहीं रहो। दूसरा, नेशनल लेजिस्लेशंस को हार्मोनाइज करना, ऐसा नहीं कि यूएसए में कानून कुछ और चल रहा है तो इंडिया में कुछ और, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बीच में एक हार्मोनाइजेशन, एक अंडरस्टैंडिंग लेकर के आना। और सेटअप हुआ था 1967 में, जबकि इंटरनेट का जो आप अराइवल देखोगे कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कम से कम 30 साल बाद में मान सकते हो आप। 1990s में जब रैपिड कॉमर्शियलाइजेशन होने लगा इंटरनेट का, तब जाकर के ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया था कि एक वेबसाइट ऑनर जो कि अपने यहाँ पर खुद अच्छे से क्रिएट करता है कोई कंटेंट और उस कंटेंट को दूसरी वेबसाइट वाला कॉपी कर ले और वो पैसे कमा रहा है, तो ऐसे में पहली वेबसाइट को जो डेवलप करने वाला है, जिसने अपनी खुद की मेहनत से वो तैयार किया है, उसके साथ चीटिंग हुई कि नहीं। तो ऐसे में प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है और वीपो उस चीज़ को कवर करता है। तो आप देखो फार साइटेडनेस, और 193 नेशन देखो इंडिया को इंक्लूड करते हुए वीपो के मेंबर्स हैं। ओके, फिर बात आ जाती है हु कैन जनरेट डीएमसीए नोटिस, कौन जनरेट कर सकता है। देखो जी, सिंपल सा तरीका है, डीएमसीए की एक एजेंसी है वहां पर यूएसए में। अगर किसी भी वेबसाइट को ये लगे कि हाँ कोई कॉपीराइट, मतलब किसी वेबसाइट को ये लगे कि हाँ मैंने कुछ, हमारी टीम ने मिलकर के बहुत अच्छे काम किए थे और उन डिज़ाइंस को चुरा लिया गया दूसरी वेबसाइट के द्वारा और उन डिज़ाइंस का मिसयूज़ करके वो पैसे कमा रहे हैं, तो ये वेबसाइट उस डीएमसीए एजेंसी को एक नोटिस, मतलब अपनी तरफ से रिपोर्ट कर देंगे कि भाई ये वेबसाइट है, ये हमारे पास में ये वेबसाइट है जो कि चीटिंग कर रही है और ये हमारे पास में एविडेंस है कि इसके ओरिजिनल क्रिएटर हम ही हैं। तो ऐसे में एक माइन्यूट सा पैसा लगता है, उसके बेसिस पे फिर वो अपनी डिमांड वहाँ पुट कर देंगे और फिर डीएमसीए जो है वो फिर बाद में जो वेबसाइट जो चीटिंग कर रही है उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट, ठीक है, या फिर कुछ फाइन्स के लिए या कुछ चार्जेस उन पे लगाए जा सकते हैं। तो ये प्रोविजन है, राइट। तो देखो ये है। और दूसरा, जैसे फेसबुक की बात करें या ट्विटर की बात करें, ये ऐसी प्लेटफॉर्म्स है जो कि इसमें सीधे सीधे इस एम्बिट में कवर होती हैं। जैसे यहाँ देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो इनको सीधा कवर किया जाता है। तो ऐसे में रीस्टोर करना, हाइड रखना कंटेंट को, वो सारी की सारी चीज़ें फिर बाद में गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फाइनलाइज होती हैं। अभी तक देखो इतने इंसिडेंट हो चुके हैं जो आप देख सकते हो। ओके, आगे चलते हैं। मेन कंटेंट था वो देखा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो वर्ल्ड पेज पे है न्यूज़। तो ये है कि ईरान ने मना कर दिया कि हम हमारे न्यूक्लियर साइट्स के अंदर की इमेजेस बिल्कुल भी शेयर नहीं करेंगे आईएईए के साथ में। अब आपके लिए टास्क है आईएईए के बारे में, जिस बारे में पढ़ना है, जो कि ग्लोबल न्यूक्लियर वॉचडॉग भी बोला जाता है। ये यूनाइटेड नेशन से कनेक्टेड एजेंसी है जो कि न्यूक्लियर फैसिलिटी से रिलेटेड डेटा जो भी रिलीज़ करती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, उस पर डिबेट किया जाता है कि हाँ कहाँ पर जो भी ट्रीटीज़ हैं इंटरनेशनल या यूनाइटेड नेशन की जो भी ऑब्लिगेटरी ट्रीटीज़ हैं उनको कौन से कंट्रीज़ वायलेट कर रहे हैं। समझ गए। तो अभी क्या है देखो, अभी ईरान में इलेक्शन हुआ है, प्रेसिडेंट बन गया बिल्कुल एकदम ही ईरान के एकदम कह सकते हैं ना बिल्कुल एक्सट्रीमिज़म को फॉलो करने वाले इंडिविजुअल, ठीक है, रईसी, इब्राहिम रईसी। तो वो अब रेसी, ठीक है, अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, उन्होंने बोल दिया कि हम यूएसए के साथ में बिल्कुल एंगेज नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में 2015 की जो जैकपोआ मीटिंग है, जैकपोआ का जो ट्रीटी है जिसमें 6 मेजर पावर्स, जिसमें P5
पांचों के पांचों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स, जो कि आपको पता है यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना और प्लस में जर्मनी, इन पांच छहों ने मिलकर के एग्रीमेंट किया था। पर वही बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था यूएसए को, और ऐसे में फिर अब ईरान भी जो है वो अपनी बातों पे अड़ा हुआ है कि भाई हम तो हमारी बातों से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, ना ही हम कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आईएईए के साथ में। समझ गए? तो ऐसे में मुश्किलें पैदा ये हो रही है कि अब न्यूक्लियर ट्रीटी नहीं होगी तो एक और थ्रेट तैयार है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, यूएस और ईरान का जो कि लगातार चलता आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट, वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देगा। दूसरा देखो, क्लाइमेट चेंज के चलते जो नेटिव अमेरिकन है ना, उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब नेटिव अमेरिकन कौन है जी? जो रेड इंडियंस बोले जाते हैं ना, वहाँ पर रेड इंडियन, जैसे हम नेटिव हैं, और यहाँ पर आप देखो ब्रिटिशर्स जो आए थे वाइट, वो लोग क्या थे? वह यहाँ पर आने रूलर थे एक तरीके से। तो कितनी परेशानी हुई थी एग्जैक्टली यहाँ पर आप देखो कि रेड इंडियंस जो कि लोकल हैं वहाँ के, उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और मेनली जो ये लोकेटेड हैं वहाँ के नेटिव अमेरिकन, आप देखो अलास्का वाला रीजन, अलास्का में बिल्कुल पूरा फ्रोजन एरिया, परमाफ्रॉस्ट, मतलब ऐसी मिट्टी जो कि परमानेंटली जमी रहती है, वो अब धीरे धीरे पिघलने लग गई। अब देखो जी, मिट्टी में अगर बर्फ है, बर्फ अगर पिघलेगी तो मिट्टी का क्या हो जाएगा? कीचड़ बनना शुरू हो जाएगा। कितना मुश्किल होगा उस परिस्थिति में जीना किसी का भी। तो ऐसे में क्लाइमेट चेंज का असर बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे। और एक चीज़ अभी थी, अभी यूएसए में जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है ना, अगर आप यूएसए का मैप देखो तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यूएसए क्या, नॉर्दर्न अमेरिका, तो अलास्का ये वाला पोर्शन आ जाता है, और इधर वाला जो पोर्शन है ये, यहाँ पर हीट वेव बहुत ज़्यादा आ रही है। इवन यहाँ इधर फ्लोरिडा तक भी आओगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी। तो ऐसे में क्लाइमेट चेंज का ज़्यादा असर किसको हो रहा है? नेटिव्स को। आज हम खुद भी देखें इंडिया में भी कि जो लोग नेचुरल रिसोर्सेज पे रिलाय करते हैं, ठीक है, उन लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर फ्लड्स आती हैं, ड्रॉट्स पड़ते हैं, तो कितना परेशान होना पड़ता है। तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट, वहाँ पर जो वाइट सेटलर्स हैं, जो सफ़ेद लोग आकर के रहने लग गए, उनके चलते इन नेटिव्स को पहले तो अनडिज़ायरेबल हैबिटेट्स में ले जा कर के छोड़ दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद में आज उनके सामने और ज़्यादा परिस्थितियाँ बिगड़ रही हैं। तो यही तो एक विडंबना है, यही तो सबसे बड़ी एक आयरनी है कि डेवलपमेंट का नाम लेकर के बहुत कुछ कंज्यूम कर दिया गया है सो कॉल्ड एडवांस्ड कम्युनिटीज़ ने, राइट। और दूसरी तरफ खामियाजा सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ता है जो नेटिव्स हैं, जो नेचर को अपनी खुद की माँ की तरह समझते हैं और उसकी प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन को ध्यान में रख करके फिर अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करते हैं, उन लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। ये देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है चैफोरनेक अलास्का का, ये इमेज बताया हुआ है। किस तरीके से मकान देखो, बर्फ़ के नीचे ढके हुए थे, वो बाहर आके दिखने लग गए। मतलब मकान के ऊपर ब्लू कलर है, वो मेल्ट होकर के, मतलब एकदम पानी से मिक्स करके और नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो बोलो बहुत मुश्किलें हो रही हैं, सरकार को उधर काम करने की ज़रूरत है। नेग्लेक्टेड नेटिव अमेरिकन कम्युनिटीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे देखा जाए तो देखो, आरबीआई ने ये कहा, आरबीआई की स्टडी ये है कि कैसे भी करके एक ह्यूमेन फिस्कल पॉलिसी तैयार किया जाए। एक क्वालिटी फोकस होना चाहिए जिससे कि गरीब और अमीर को ज़्यादा फ़ायदा ना हो, गरीब बिल्कुल नुकसान में ना चला जाए। ऐसी एक फिस्कल पॉलिसी हो जिसमें कि सरकार अपने पॉकेट से पैसा खर्च करे। तो थ्योरेटिकल ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं बोल सकते, पढ़ेंगे नहीं इतना कुछ। इधर देख सकते हो केयर्न एनर्जी, ये लगातार इंडियन गवर्नमेंट को आड़े हाथ लेने में लगी हुई है, क्योंकि इनके फेवर में लगभग $2.1 बिलियन का समथिंग का वर्डिक्ट आया हुआ है कि हाँ, इंडियन गवर्नमेंट केयर्न एनर्जी को कंपनसेट करेगी। तो ऐसे में न्यूयॉर्क में वहाँ पर केस कर रखा है एयर इंडिया के जो एसेट्स हैं, कि बोला एयर इंडिया गवर्नमेंट की कंपनी है, तो ऐसे में गवर्नमेंट से पैसा वसूल करने के लिए एयर इंडिया के एसेट्स को हम टेक ओवर करते हैं। अब साथ में क्या टारगेट है केयर्न का, कि स्टेट कंपनीज, मतलब गवर्नमेंट की जो दूसरी कंपनीज है जो इंटरनेशनली ऑपरेट हो रही हैं, उनको टारगेट अप करने की कोशिश की जा रही है। ओके, इधर देख सकते हो एंटी ट्रस्ट लॉ की बात करें, यूएसए की कांग्रेस में जो ये बड़ी कंपनियां है ना, टेक्निकल जाइंट कंपनीज, अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक, गूगल, इन सब को एक तरीके से कंट्रोल करना कि भाई ये अपने हाथ में बहुत पावर्स को कन्फाइन कर रही हैं। तो एंटी ट्रस्ट लॉ जो है उसका प्रीलिम्स तो पास कर लिया, अब मेंस एग्जाम देखो बाकी है। ठीक है, डिबेट तो बहुत अच्छे से हो रहा है, डिबेट डिस्कशन। तो अब बात यह है कि वहाँ पर अब लॉ बन जाए। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और थी, मुझे कहाँ याद आया,
कि अर्जेंटीना ने ये बोला था, शायद सुबह वाली न्यूज़ में था, अर्जेंटीना ने ये बोला कि अभी जो आप इंटरनेशनल मार्केट में जो डिजिटल सर्विसेज कॉरपोरेट टैक्स आप लगा रहे हो 15%, जो G7 में फाइनलाइज हुआ है ना कि हाँ 15% कॉरपोरेट टैक्स का फिक्स करेंगे, मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स, जिससे कि कोई भी सेफ हार्बर ना बने, जैसे कि मॉरिशस हो गया या फिर आयरलैंड की बात करो, लग्जमबर्ग की बात करो, ठीक है, जो नॉन टैक्स हेवन, पनामा की बात करो, जहाँ पर कंपनियाँ अपना ऑफिस खोल देती हैं। फ़ायदा ये रहता है कि थोड़ा सा पैसा वहाँ की सरकार को दे दिया जाता है उन कंपनियों के द्वारा, टैक्सेशन से बच जाती हैं, वहाँ पर हेडक्वार्टर खोलती हैं और फिर बाद में दूसरे कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करके पैसा कमाती है। तो ऐसे में क्या हो गया, कमाई तो इंडिया से हो रही है और थोड़ा सा पैसा दिया जा रहा है आयरलैंड की गवर्नमेंट को और खुद पैसे वाली बनती चली जा रही हैं वो कंपनीज़। तो इनको कंट्रोल करने के लिए 15% का मिनिमम टैक्सेशन का फिक्स किया गया था बातचीत में। वो तो आगे बहुत सारे प्रोज प्लस माइनस सारी चीज़ें देखी जाएंगी अभी तो, पर शुरुआत हो गई है ऐसे में इन सभी कंपनियों को कंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे इस डिस्कशन में इतना ही है। एंड सॉरी एक दिन का लेट हो गया, अब ये सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी। अब ऐसा अगर 1-1.5 महीने में एक बार हो जाए तो मैं भी अवॉइड नहीं कर सकता। ओके, थैंक यू।